औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है थिंकिंग एंड लैंग्वेज के हवाले से कि थिंकिंग और लैंग्वेज इसमें किस तरह से इनकी डेवलपमेंट होती है, कौन कौन से इसमें जो है वो मेन इसके जो है वो टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं थिंकिंग और लैंग्वेज में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं कॉग्निशन को फोकस करते हैं मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ, उनके ऊपर फोकस उनका होता है। और दूसरा वो मेंटल एक्टिविटीज़ जो कि थिंकिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग और जो हमारी कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके साथ एसोसिएट होती हैं। इन्हीं एक्टिविटीज़ की जो है यही जो एक्टिविटीज़ होती है इन्हीं में से जो है वो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। मेंटल ग्रुपिंग्स बेसिकली सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की उसे हम कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मेंटल ग्रुपिंग, इवेंट्स की आइडियाज़ और पीपल्स के हवाले से जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर बहुत सारी और आइटम्स हैं, जैसे कि एक बेबीज़ हाई चेयर है, रिक्लाइनिंग चेयर है, उसके अलावा डेंटिस्ट चेयर है। ये चेयर्स के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे जिस तरह से वो बने होते हैं। तो ये अपने अंदर बहुत सारी आइटम्स को रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं हमारी थिंकिंग को। जैसे कि इनके इमेजिन करें लाइफ विदाउट देम, तो हमें एक ज़रूरत होती है डिफरेंट नेम्स की फॉर एवरी पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ की। तो हम एक बच्चे को जो है वो एक बच्चे को ये नहीं कह सकते कि थ्रो द बॉल बिकॉज देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रो अ बॉल, क्योंकि अगर बॉल का थ्रो करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो हम बच्चे से कैसे कहेंगे कि बॉल को फेंके। तो हमें कहना पड़ेगा देवर। इसी तरह हम जो है वो नहीं कह सकते कि देवर एंग्री, कि व्हाट इज़ एंग्री, बेसिकली एंग्री जो होना एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी तरह हम अपने एक्सप्रेशंस और वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स जो है जैसे कि बॉल के हवाले से या एंग्री, वो हमें एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है लिटिल मेंटल एफर्ट्स के साथ। तो अभी इसकी जब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो कॉग्निशन जो है तमाम जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि थिंकिंग के साथ एसोसिएट करती हैं, नोइंग के साथ, रिमेंबरिंग और कम्युनिकेटिंग के साथ, उन्हें कॉग्निशन कहा जाता है। कॉन्सेप्ट जो होते हैं बेसिकली एक मेंटल ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, आइडियाज़ एंड पीपल्स को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जी, प्रोटोटाइप, एल्गोरिथम्स, ह्यूरिस्टिक्स, इनसाइट्स वगैरह के वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा। बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं थिंकिंग के अंदर। तो आज हम इनके बारे में, आपके इनके जो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इनके हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली इनको यूज़ किया जाता है इन्हांस करने के लिए मेमोरी को और रिकॉल को। और इसमें जो मोस्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हम एक कॉग्निटिव रेफरेंस पॉइंट्स के तौर पर जो कैटेगरीज़ होती हैं उनके तौर पर इसको ये इस्तेमाल में आती है जो प्रोटोटाइप है। इसके जो ये फ़र्स्ट फीचर इसका ये है कि ये जो है जो हमारे माइंड में आते हैं जब भी कोई कैटेगरी जो है उसको मेंशन किया जाता है तो फ़ौरन हमारी जो चीज़ माइंड में आती है वो उसके हवाले से। और जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि प्रोटोटाइप हमारे कैटेगराइजेशन के ऊपर, उनको हम प्रोटोटाइप इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी हमारी जब भी कैटेगराइजेशन, जैसे हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हमें माइंड में आता है वो खाने वाली चीज़ है, तो फ़ौरन बेसिकली ये प्रोटोटाइप है। और जो ये इस तरह से इसका इफ़ेक्ट्स होता है प्रोटोटाइप का जो हमारी जो कैटेगराइजेशन है उसके ऊपर, कि अच्छी है, बुरी है, ये जो भी है, मीठी है, कड़वी है, खट्टी, जो भी है, तो वो जो है उसको हम प्रोटोटाइप इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो एल्गोरिथम बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। इसको जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होता है जो कि हमें एक करेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हवाले से। तो आपने इसमें जो याद रखना है वो बेसिकली एक डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को जो हमें एक करेक्ट आंसर जो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसके हवाले से प्रोवाइड करता है। इसमें हम जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं सही तरीके से और फिर इसमें गारंटी होती है कि हम एक राइट आंसर पर पहुंच सकते हैं। जी, ह्यूरिस्टिक्स जो होते हैं ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जो है इस्तेमाल करते हैं मेंटल शॉर्टकट्स को और किसी भी डिसीज़न पे पहुंचने के लिए। तो ह्यूरिस्टिक्स जो सिंपल स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको इस्तेमाल एनिमल्स, ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तमाम
और इवन जो है मशीन्स भी इस्तेमाल करती हैं क्विकली हमारे जजमेंट्स के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और सॉल्यूशंस के लिए जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हवाले से। तो ये बेसिकली एक रूल्स ऑफ थंब है जो कि अप्लाई किया जाता है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और ये बेस्ड करता है मोस्ट लिमिटेड जो सबसेट होते हैं अवेलेबल, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें जो मिनिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उनको ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। इसमें जो अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, रूल ऑफ थंब की बात करते हैं, और एजुकेटेड गेस जो हमारा पढ़ा लिखा जो हम एक तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं, उसको भी हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। इनसाइट जो होती है वो एक सडन रियलाइजेशन होती है सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जब हमें एक सडनली किसी भी प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन आता है, और ये स्ट्रेटजी के कंट्रास्ट के तौर पर, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो सोल्यूशन बेस्ड होती है और ये जो है हमारे पास एक सडन रियलाइजेशन होती है किसी भी, तो इनसाइट्स उसको कहते हैं, किसी चीज़ का मसले का हल फ़ौरन हमारे जहन में आ जाना। कंफर्मेशन बायस की अगर हम बात करें तो ये एक टेंडेंसी होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सपोर्ट हमें करती है, प्री कंसेप्शंस के लिए, और इसमें हम जो है वो जो इग्नोर और डिस्टॉर्ट करते हैं एविडेंस को जो कि कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं उस हमारी जो मसला होता है या प्रॉब्लम होती है उसके हवाले से। फिक्सेशन की हम बात करें तो फिक्सेशन जो इनएबिलिटी टू सी अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, हम नए पर्सपेक्टिव से किसी भी जो है वो प्रॉब्लम को नहीं देखते, वो देखने की हमारे सलाहियत का ना होना, यह बेसिकली एक ऑब्स्टेकल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इंट्यूशन की हम बात करें तो एक एफर्ट है, इमीडिएट ऑटोमेटिक फीलिंग और थॉट होता है जो कि एक्सप्लिसिट कॉन्शियस रीजनिंग के कंट्रास्ट के तौर पर काम करता है। तो ये एफर्टलेस इमीडिएट ऑटोमेटिक फीलिंग और थॉट जो है उसको इंट्यूशन कहते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स जो है हमारे पास हमारी जो लाइक्लीहुड होती है उसको जज करने की किसी भी इवेंट के हवाले से, जो कि अवेलेबिलिटी जो मेमोरी में हमारे पास होती है, अगर कोई भी इवेंट जो है वो हमारे माइंड में फौरी तौर पर आता है, हालांकि वो एक मुबहिम सा होता है, बिल्कुल मध्यम सा होता है, और हम उसको अज्यूम करते हैं कॉमन के तौर पर, इसलिए इसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जो हल्की फुल्की सी कोई भी मामूली सा हिंट हमारे पास आ रहा होता है उसको हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। उस वक्त जो हमारे उसमें मामूली सी भी जो चीज़ होती है, क्यूज़ जो मिल रहे होते हैं हमें किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। ओवर कॉन्फिडेंस जो टेंडेंसी होती है जिसमें हम मोर कॉन्फिडेंट होते हैं, करेक्ट जो असल चीज़ होती है उसके मुकाबले में हम उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हम ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं एक्यूरेसी को, हमारे जो बिलीफ्स और जजमेंट की उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। बिलीफ परसिवरेंस जो होती है ये बेसिकली क्लीनिंग टू बिलीफ होता है, और इग्नोर करना होता है एविडेंस को जो कि प्रूफ कर रहे होते हैं कि वो रॉन्ग है। यानी जो बिलीफ, हमें उन्हीं बिलीफ्स के साथ हम लग जाते हैं, चिमट जाते हैं और इग्नोर करते हैं एविडेंसेस को जो कि प्रूफ कर रहे होते हैं कि वो गलत हैं, तो इसको हम बिलीफ परसिवरेंस कहते हैं। यानी हम गलत चीज़ की तरफ चल रहे होते हैं, हालांकि हमारे जो एविडेंसेस होते हैं वो हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं जो कि उनके गलत प्रूफ कर रहे होते हैं। फ्रेमिंग है द वे एन इशू इज़ पोस्ट, जिस तरीके से कोई भी जो इशू है उसको पोस्ट किया जाता है, उसको पोस्ट करने का तरीका जो है, और जो फ्रेमिंग है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है हमारे डिसीजन के और जजमेंट के। जैसे गलत तरीके, गलत को भी, झूठ को भी ऐसे फ्रेम करके पेश किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि वो हमें बिल्कुल जो है वो सही लग रहा होता है, और वो सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी एक बेसिकली एबिलिटी होती है न्यू और वैल्यूएबल आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने की। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसको कहा जाता है नैरोज द अवेलेबल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टू डिटरमिन द सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन। ये कम कर देती है, जो हमारे पास नैरो कर देती है अवेलेबल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को, और ये डिटरमिन करती है सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है। डाइवर्जेंट को क्रिएटिव भी कहा जाता है। ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है, बेसिकली एक्टिविटी होती है जो कि लीड करती है न्यू इन्फॉर्मेशन को, और प्रीवियसली जो अनडिस्कवर्ड सॉल्यूशंस होते हैं उनको लीड करती है और आगे चलती है। इसमें जो हमारी कुछ जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को डिमांड करती हैं, ओरिजिनलिटी को, फ्लुएंसी को, और इसके अलावा स्पेशली जिसमें कि इंडिविजुअल मस्ट सप्लाई या यूनिक सोल्यूशन, जिसमें एक नया सोल्यूशन वो दे रहा होता है किसी भी चीज़ के हवाले से, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं जी। तो अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में आपने याद करना है, वो क्रिएटिव थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग है, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है बेसिकली ये उस वक्त अकर होती है जब किसी भी हमारे जो है
पहले से ही मौजूद इन्फॉर्मेशन जो होती है उनके मुताबिक हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। और ये जब हमारी प्रॉब्लम्स जो किसी भी सॉल्यूशंस होता है किसी प्रॉब्लम्स का, उसको हम डिस्यूट कर देते हैं, उसमें कोई रूल इस्टेब्लिश करके या लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए से उसमें नई हम क्रिएटिव कोई चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली ये पहले से मौजूद थियरीज़ को इस्तेमाल में लाया जाता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में कोई नए रूल्स नई थ्योरीज जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये बस आपने डिफरेंस इसमें याद रखना है, और इसी के मुताबिक आपने कोई भी जो MCQs या कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारी जो स्पोकन, रिटन और जो साइंड वर्ड्स होते हैं और जो वे होते हैं जिसमें हम मीनिंगफुली कंबाइन करते हैं उनको, जैसे कि जब मैं कोई भी पैराग्राफ क्रिएट करता हूं तो मेरी फिंगर्स जो होती हैं कीबोर्ड के ऊपर वो ट्रिगर करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, और ये क्या करते हैं, ये मूव होते हैं इनटू स्क्वीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे सामने ये नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन पर, और जैसे ही हम उनको जो स्क्वीगल्स होती हैं उनको रीड कर रहे होते हैं तो ये ट्रिगर करती है हमारी नर्व इम्पल्सेस को, जो कि ट्रैवल करती हैं एरिया ऑफ हमारे ब्रेन की तरफ, और ये डिकोड करती हैं उन मीनिंग्स को। इसमें जो हमारी जो शेयर्ड लैंग्वेजेस होती हैं बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इंफॉर्मेशंस जो हैं वो हमें हमारे माइंड में इसी के ज़रिए से मूव कर रही होती हैं। लैंग्वेज के साथ हम जो है वो ट्रांसमिट करते हैं अपनी सिविलाइजेशंस नॉलेज को एक जनरेशन से नेक्स्ट के अंदर। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं नो ओनली व्हाट दे सी, यानी उसको जान रहे होते हैं जो वो देख रहे होते हैं। इसके अलावा हम थैंक्स करते हैं लैंग्वेज का, हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जिसको हमने कभी नहीं देखा होता, और वो हमारे एंसिस्टर्स के जो है उनको वो भी नहीं जानते थे, वो हम जान रहे होते। तो लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली एक अहम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, और उन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं जिनको हम जो है वो जिनका हमें पता नहीं होता है, जो हमारे नॉलेज में नहीं होती हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं होता है। बस वो हमने वो लैंग्वेजेस के ज़रिए से, ज़ुबानों के ज़रिए से हम एक दूसरे की तरफ वो मूव करते हैं, आती हैं हमारे पास। हम उसको मीडिया के थ्रू, बुक्स के थ्रू या बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जो है अपने तक पहुँचाते हैं, और अपने माइंड में उन चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को सेव कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है। बैबलिंग जो है, बैबलिंग स्टेज होती है जो 4 मंथ से शुरू होती है। ये स्टेज है स्पीच डेवलपमेंट की, जिसमें कि जो शीरखार होता है, इन्फेंट होता है, वो स्पॉन्टेनियसली अटर्स करता है जो बहुत सारी साउंड्स को एट फर्स्ट पहली दफ़ा में, और जो कि उसके हाउस होल्ड लैंग्वेज से अनरिलेट कर रही होती हैं, उसको बैबलिंग कहते हैं। वन वर्ड स्टेज जो होती है इस स्पीच डेवलपमेंट, ये तकरीबन 1 साल से 2 साल के दरमियान होती है, और इसमें एक जो बच्चा होता है वो मोस्टली सिंगल वर्ड्स को बोलता है। इसके बाद 2 वर्ड स्टेज जो है वो शुरू होती है तकरीबन 2 साल की उम्र में, और ये जो स्टेज होती है स्पीच डेवलपमेंट की, इसमें एक बच्चा जो है वो 2 वर्ड्स स्टेटमेंट जो है उनको बोल रहा होता है। जो टेलीग्राफिक स्पीच जो है उसको अर्ली स्पीच हम कहते हैं। ये अर्ली स्पीच स्टेज होती है जिसमें कि बच्चा जो है वो टेलीग्राम, जैसे गो कार, इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ कर रहा होता है। इसको हम टेलीग्राम कहते हैं, और इसमें यूजली वो नाउन्स और वर्ब्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर हम ग्रामर की बात करें, स्पेसिफिक लैंग्वेज के एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जो कि इनेबल करता है हमें कि कम्युनिकेट करें, चीज़ों के साथ अंडरस्टैंड करें दूसरों को। और ब्रोकाज एरिया ये कंट्रोल करता है हमारी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस को। एक एरिया होता है फ्रंटल लोब का, और ये लेफ़्ट हेमिस्फीयर के अंदर होता है, जो कि हमारे जो मसल मूवमेंट्स होती हैं जो स्पीच के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनको डायरेक्ट कर रहा होता है। वार्निक्स एरिया जो है वो लैंग्वेज रिसेप्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये बेसिकली एक ब्रेन एरिया होता है जो कि लैंग्वेज के अंदर इन्वॉल्व है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के अंदर, एक्सप्रेशंस के अंदर, और ये बेसिकली हमारे लेफ़्ट टेम्पोरल लोब का हिस्सा होता है। जो बिग पॉइंट हमें जो याद रखने का है, जो हमारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है उसमें अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस में ब्रेन जो है ऑपरेट्स करता है, उसको मेंटल फंक्शंस में डिवाइड करता है, जिसमें कि स्पीकिंग, परसीविंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग है, उनको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देता है। हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है किसी भी पेज को पढ़ने के, उसमें ये बेसिकली एक टास्क होता है, बट मैनी डिफरेंट जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर,
वो पूल कर रहे होते हैं अपने कामों को और कंप्यूट करते हैं ईच वर्ड्स फॉर्म को, साउंड्स को और मीनिंग्स को। तो ये सारी हैं, हर एरिया हमारा एक स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिकली वो काम कर रहा होता है हर चीज़ के हवाले से, जैसे कि परसीविंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, उनको स्मॉल टास्क में डिवाइड करता है और हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस उनको रीड करता है उन पेजेस को। ये सारी चीज़ें हैं जी, ये आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो ये टर्म्स जो इसमें यूज़ की गई इनको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर अक्सर इनमें से कोई ना कोई चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि आपसे ब्रोकाज एरिया पूछ लिया जाएगा, वर्निक्स एरिया पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे होता है, क्या फंक्शन इसका होता है, या टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, या इसके बाद या बैबलिंग क्या होती है। तो इनको याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ज़्यादा काफ़ी इस इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। इंशाल्लाह आपके जो पीपीएससी का टेस्ट है लेक्चरशिप का, उसमें आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देगा, और जो भी एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट हमारे होते हैं उनमें भी आपको फ़ायदा देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए, आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।